ऐसा है, तो उसको थोड़ा समझा दिया तो समझ गया, तो मेरा बिक्री हो गया, उसका सेल बढ़ गया ना। जी सर। उसको बोला जाता है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग इज अ कॉन्सेप्ट by which business can suggest combination material for order material. SAP uses condition technique to determine cross selling. System automatically pop up cross selling material during sales order processing. तो क्या होगा, जैसे इस VA01 करके जो मटेरियल एक्चुअली कस्टमर खरीदना है, उसको जैसे ही ऑर्डर रिप्लेसमेंट में डालेंगे, ऑर्डर एंड क्वांटिटी, तो सिस्टम क्या करेगा, उससे रिलेटेड एक नया मटेरियल सजेस्ट करेगा कि टीवी खरीदने से और साथ में क्या खरीदना चाहिए, ऐसा। ठीक है ना। ओके, ठीक है। एक मिनट लाइन पे रुके ना। जी। इसमें कितना पेज है क्रॉस सेलिंग का? इसका भी वैसे ही है ना, टेबल, एसेट सीक्वेंस, प्रोसीजर। इसका भी वही है ना, कंडीशन टेबल, फिर एसेट सीक्वेंस, फिर प्रोसीजर। कंडीशन टेबल है। हाँ वही एसेट सीक्वेंस है। और नीचे में क्या क्या है? कंडीशन टाइप है, फिर प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर है, फिर डिफाइन कस्टमर प्रोसीजर।
ओके, सो ठीक है, समझ में आ गया कि एक सामान खरीदने से और एक सामान आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है। सो देन इसका क्रॉस सेलिंग कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद एटीपी चेक फॉर क्रॉस सेलिंग। ओके, सो एटीपी चेक तो करेगा। तो इसका कुछ टेबल वगैरह यहाँ स्टेप बताया। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है, नया टेबल, नया कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे प्राइसिंग का कंडीशंस होता है उसी तरह से कंडीशन टेबल, एक्सेस सीक्वेंस। उसके बाद और क्या है? कंडीशन टाइप, प्रोसीजर, देन प्रोसीजर बनाना है क्रॉस सेलिंग का, देन कस्टमर प्रोसीजर फॉर क्रॉस सेलिंग बनाना है, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर फॉर क्रॉस सेलिंग बनाना है। तो ये सब फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा हम डॉक्यूमेंट फॉर क्रॉस सेलिंग फॉर सेल्स डॉक्यूमेंट और assign cost selling profile, maintain condition record, then XD02 में जाके कस्टमर मास्टर में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्रपोजल ये सब करना होगा। उसके बाद सेल्स एरिया में जा फिर VA01 करने से यहाँ पे ये पॉपअप आएगा। हो जाएगा, इजी है। हाँ जी सर, स्टेप तो दिया हुआ है, वही प्राइसिंग प्रोसीजर का जैसे ही है सर। हाँ, ये सब सर एक ही चीज है लगभग जैसे मटेरियल लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन का जैसे ही। हाँ, तो सब याद रखना है। बुक में दे दिया है तो देख देख के कर दिए तो। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सेल में फिर से जाओ। क्रॉस सेलिंग को कर लेना, अभी कुछ लिखने का जरूरत नहीं, हो जाएगा तो ओके कर देना। उसके बाद करते हैं थर्ड पार्टी सेल्स प्रोसेस करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सेल्स प्रोसेस, तो थर्ड पार्टी सेल्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि थर्ड पार्टी जैसे एक कस्टमर हो गया फर्स्ट पार्टी, जो बेच रहा है वो है सेकंड पार्टी, और एक तीसरा आदमी जिसको बोला जाता है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी का ऐसे नॉर्मल बिजनेस में फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी ही रहता है। जब हम कोई दुकान में जाके सामान खरीदते हैं तो वहाँ सिर्फ दो आदमी रहता है, जो खरीद रहा है वो और जो बेच रहा है वो। तीसरा कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं रहता है उसमें खरीद बिक्री। नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। कोई भी सामान, आटा चावल गेहूँ गाड़ी घर जमीन जायदाद, कोई भी चीज में हम लोग 1 to 1 बात करते हैं। जो खरीद रहा वो, जो बेच रहा वो, ठीक है ना। ऐसा ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता है। लेकिन थर्ड पार्टी में क्या होता है, तीसरा आदमी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और वो तीसरा आदमी जो रहता है उसका काम क्या है? उसका काम है वो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में इन्वॉल्व रहता है वो, और वो सेल प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो कैसे होता है, जैसे राहुल एक दुकानदार है और सुरजीत है कस्टमर, ठीक है। तो सुरजीत गया राहुल के पास कि हमको कोई सामान खरीदना है। तो राहुल बोला कि ठीक है मिल जाएगा। तो राहुल एक्चुअली वो सामान बेचता नहीं है, या फिर बेचता भी है तो उसके पास फिलहाल अभी स्टॉक नहीं है। और सुरजीत गया उसके पास सामान खरीद। तो अब राहुल क्या करेगा? एक चीज बोल सकता है कि सामान नहीं है बोल के कस्टमर को लौटा दे कि नहीं है सामान है, तो सुरजीत वहाँ से निकल जाएगा उस दुकान से, तो दूसरा दुकान में जाके ढूंढेगा। या फिर एक काम कर सकता है कि बोलेगा कि ठीक है आपको कब चाहिए, तो बोलेगा कि कल दे देना। तो बोलेगा कि ठीक है एक दिन का टाइम मेरे को मिल रहा है तो कल हम उसको मैनेज करके दे देंगे। तो उस केस में राहुल क्या करेगा? ऑर्डर ले लेगा सुरजीत से, क्योंकि तुरंत तो देना नहीं है, तुरंत उसके पास है भी। या फिर उसको थोड़ा सा झूठ बोल देगा कि यहाँ दुकान में तो माल नहीं है, माल तो गोडाउन में है, तो 2 घंटा लगेगा। ऐसा करके छुपा दे सकता है उसको, सुरजीत को। तो बेसिकली वो नहीं चाहते कि उसका दुकान से कस्टमर भागे, कैसे भी करके उसको पकड़ना चाहते हो, जबकि माल है नहीं उसके पास।
ठीक है, जो चीज हाँ। का रिक्वायरमेंट है वो है ही नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे कि कैसे भी करके इस कस्टमर को हम पकड़ के रखे और इसको हम जाने ना दें, क्योंकि अगर कस्टमर चला गया तो मेरे लिए लॉस है, लॉस होगा ना उसका। हाँ। अब कोई भी रीजन से माल नहीं है, या फिर स्टॉक खत्म हो गया हो, या फिर वो सामान वो बेचता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कस्टमर आया है तो बोलता है कि नहीं, इसको पकड़ना है, माल बेच के ही पैसा लेना है, इसको भगाएंगे। सीधा सीधी अगर दूसरा दूसरा अगर दुकानदार है तो बोल सकता है कि यार नहीं है ये वाला माल, दूसरा दुकान में देख लीजिए, तो ऐसा बोल के भगा सकता है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, कस्टमर आया है तो उसका हम माल बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐसा टेक्निक है। तो केस में क्या करेगा राहुल? उस केस में अगर वो बोलेगा कि ठीक है गोडाउन से माल दे दो, 2 घंटे बाद मेरे घर में पहुंचा देना, या फिर मेरे को पहुंचा देना, या हम दुकान में हम मार्केट करके आ रहे दूसरा सामान खरीद के, तब तक मेरे को वो सामान ला दो दुकान में। तो फिर राहुल दिमाग लगाएगा, अपने स्टाफ को भेज देगा किसी दूसरा दुकानदार के पास जिसके पास वो सामान है, उसको पता है राहुल को ये दुकान, ये सामान कौन दुकानदार बेचता है, ठीक है। तो क्या करेगा, उसके पास जाएगा, अपना कोई चेला वाला को भेज देगा या किसी को भेज देगा, बोलेगा जाओ उस दुकान पे जाके ये माल लेके आ जाओ। तो उसमें दो चीज हो सकता है, एक, जिस दुकान से वो माल लाने गया है, राहुल जिस दुकान के पास गया, थर्ड पार्टी के पास, मान लेते हैं विनोद जी के पास, तो विनोद के पास गया वहाँ, विनोद को बोला कि सुनना ये माल है क्या तेरे पास, तो बोला कि हाँ है। तो बोला क्या दाम, तो बोला कि 45 रुपया एक पीस का दाम। तो बोला कि ठीक है, एक काम करो, मेरे को तुम्हें बेच दो, ठीक है, हम तुमको 45 रुपया दे देते हैं। तो उसको 45 रुपया दे के विनोद से वो माल खरीद लिया, अपना दुकान में लेके आ गया उसको। अपना दुकान में लेके आने के बाद तो अपना दुकान में लेके आ गया, और अपना दुकान में लाने के बाद जो कस्टमर आया था सुरजीत, 2 घंटा बाद वो आया, उसको 50 रुपया में बेच दिया उसको, तो हो गया ना काम, हाँ। 500 रुपया का मुनाफा हो गया। इस तरीके का जो सेल्स प्रोसेस होता है उसको बोलता है आईपीओ, इंडिविजुअल परचेस ऑर्डर। इंडिविजुअल परचेस हो गया। तो इस केस में राहुल से विनोद से माल खरीद के विनोद को पैसा दे के वो माल लेके आया, और फिर उसी माल को सुरजीत को 5 रुपया दाम बढ़ा के बेच दिया, 5 रुपया लाभ हो गया उसको। तो सुरजीत को कुछ समझ में भी नहीं आया कि एक्चुअली ये जो माल है, जो मटेरियल है, ये कहाँ से आया, कौन खरीदा, कौन बेचा, उसको कुछ भी नहीं समझ में, क्योंकि उसको उतना इंटरेस्ट भी नहीं, ठीक है ना, उसको तो सामान चाहिए सुरजीत, करेक्ट। तो उसको कोई मतलब नहीं हो विनोद से खरीदा ना किससे खरीदा, नहीं खरीदा, उसको सामान मिल गया, पैसा दे दिया, बात खत्म हो गया। राहुल की तरफ से सोचे तो राहुल को भी बेनिफिट हो गया 5 रुपये का, तो उसका भी बिजनेस बन गया 5 रुपये का, वो भी खुश। और उधर विनोद का भी 45 रुपये में सामान बिक गया, विनोद भी 5-10 रुपये बिना कुछ मुनाफा रख के ही बेचा होगा, उसको भी उसका माल बिक गया, तो वो भी खुश, तो तीनों खुश, किसी को कोई प्रॉब्लम। क्लियर है? जी सर। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल परचेज ऑर्डर, आईपीओ। तो थर्ड पार्टी सेल्स ऑर्डर क्या है? थर्ड पार्टी सेल्स ऑर्डर थोड़ा सा दूसरा है। थर्ड पार्टी में क्या होगा, तो सूरजीत आया माल खरीदने, राहुल को पूछा वाला माल है, तो बोला कि ठीक है माल है, तो बोला कि ठीक है सेल्स ऑर्डर बना देते हैं, तो सेल्स ऑर्डर बना दिया, जबकि माल है नहीं राहुल के पास। माल किसके पास है? विनोद के पास। तो विनोद को फोन लगाया कि सुनना, एक सूरजीत नाम का एक कस्टमर आया है, उसका एड्रेस ये है, मानगो में उसका घर है, ऐसा ऐसा है, तो तुम एक काम करना, ये माल उसका घर में जाके पहुंचा दो, ठीक है, और माल पहुंचा देना, और तुम्हारा जो भी पैसा वैसा है तुम मेरे से ले लेना, ठीक है, कस्टमर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और मेरे से पैसा ले लेना उसका। और राहुल क्या करेगा, सुरजीत को इनवॉइस बना के दे देगा। क्लियर है क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जी सर। क्या डिफरेंस है?
सर डिफरेंस ये है कि उसमें हम परचेस करके बेच रहे थे और अपना इसमें जो इनवॉइस है वो कस्टमर को दे रहे थे। हम किसी और से सामान को परचेस करके कस्टमर को बेच रहे थे और अपना इनवॉइस कस्टमर को दे रहे थे। इस केस में जो जिससे जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसी को डायरेक्ट बोल दिए कि इसको दे देना और पैसा का हिसाब किताब हम रख लेंगे। इनवॉइस वो क्या बोलते हैं जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का इनवॉइस मेरा को मिलेगा, लेकिन हम अपना इनवॉइस कस्टमर को देंगे। क्लियर है ना? हाँ जी सर। सर एक तो जो आए, है जैसे हाँ बोलो। उड़ीसा वाला टाटा स्टील से है ना, तो दोनों कंपनी कोड अलग अलग है। तो कंपनी कोड अलग अलग है तो एसटीओ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे पापा जैसे उड़ीसा वाला टाटा स्टील से यहाँ पर आदितपुर में है सिद्धू ट्यूब्स नाम से जो है कंपनी, वहाँ पर माल लेके आते हैं। तो वहाँ पर जैसे माल पहुँचा है तो वो उसका सिद्धू ट्यूब्स का तो ऑर्डर टाटा स्टील को मिला होगा, तो वो तो थर्ड पार्टी कर रहा होगा तब टाटा स्टील उड़ीसा से डायरेक्ट इधर आ रहा है माल। नहीं समझ में आया। जैसे सर सिद्धू ट्यूब्स जो है आदितपुर में, जो सिद्धू ट्यूब्स है वो ऑर्डर दिया जमशेदपुर वाला टाटा स्टील। अब उड़ीसा और वो वाला जो माल मंगा टाटा लिए वहां स्टील से है उड़ीसा माल से। माल मंगा लिया उड़ीसा वाला टाटा स्टील से, माल आया उसके पास। हाँ तो ये वही होगा, थर्ड पार्टी ही होगा। थर्ड पार्टी झटपट। कर रहा होगा। वही- ठीक है, तो जो प्राइमरी डिफरेंस है इंडिविजुअल परचेस ऑर्डर और थर्ड पार्टी, इंडिविजुअल परचेस ऑर्डर में माल को खरीद के लाया जाता है अपने पास, फिर उसके बाद कस्टमर को बेचा जाता हम्म। है। और थर्ड पार्टी स्टॉक ट्रांसफर, थर्ड पार्टी सेल्स में माल लाया ही नहीं जाता है अपने पास, तो जिसको बोला जाता है कि दे देना उसको माल, वो वहीं से वहीं पहुंचा देता है कस्टमर तक। ठीक है, और उसका फाइनेंशियल जो सेटलमेंट है, अब वो अगर सामान दे रहा है मेरा कस्टमर को तो पैसा भी तो लेगा ना, तो पैसा मेरे से लेगा। ठीक है, एंड हम उसको पैसा भी देंगे जो मेरे बदले सामान बेच रहा है, बट कस्टमर से पैसा हम लेंगे और कस्टमर से हम पैसा ज्यादा लेंगे, क्योंकि मेरा फायदा क्या है? सही है ना? जैसे पहले वाला केस में 45 रुपए में माल खरीद के 50 में बेच दिया तो 5 रुपए का लाभ होगा। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 45 रुपए का सामान का जो दाम है वो विनोद ले लेगा राहुल से। विनोद उसको इनवॉइस भेजेगा अपना, 45 रुपए का इनवॉइस भेजेगा, इनवॉइस का पेमेंट कर दिया जाएगा विनोद को, और कस्टमर को हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस बना के दे देंगे कस्टमर। लेकिन यहाँ पे और एक चीज है, इंडिविजुअल परचेज ऑर्डर में क्या है, चूंकि माल हम कस्टमर को जब बेच रहे हैं उससे पहले हम माल कहीं से खरीद के ला रहे हैं वेंडर से, लेकिन वेंडर कौन है? जिससे खरीदते हैं उसको वेंडर बोलते जिससे खरीदते हैं उसको वेंडर बोलेंगे। हैं, जिससे खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेंडर। 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 जिसको बेचते हैं उसको क्या बोलते कस्टमर। हैं? कस्टमर। तो इंडिविजुअल परचेज ऑर्डर वाला सिनेरियो में हम विनोद से मटेरियल परचेज करके अपना प्लांट में, इन हाउस में, अपना प्रीमाइसेस में लेके आए थे, तो हम उसको पेमेंट करके, ठीक है, मटेरियल लेके आए थे। ठीक है, अब हम जब सुरजीत को माल बेचेंगे तो हम यहाँ सेल्स ऑर्डर भी बनाएंगे, डिलीवरी भी बनाएंगे, जीआई भी करेंगे, इनवॉइस भी बनाएंगे। क्लियर?
ठीक है ना। हाँ सर। लेकिन थर्ड पार्टी ट्रांसफर में, थर्ड पार्टी सेल्स में माल तो वहीं से वहीं चल जा रहे हैं, हाँ वही से वही चल रहा है। हाँ लेकिन सेल्स ऑर्डर मेरा बन के पड़ा हुआ है सुरजीत के नाम से, और हमको इनवॉइस भी बनाना है। तो यहाँ पे डिलीवरी का इनवॉइस नहीं बनेगा, यहाँ सेल्स ऑर्डर का इनवॉइस बन जाएगा सीधा सीधा। सेल्स ऑर्डर। यहाँ डिलीवरी की पैकिंग कीजिए तो सब कुछ नहीं है, क्योंकि माल तो मेरे पास है ही नहीं, हाँ है ना। हाँ जी सर। अच्छा, और एक चीज है इसमें देखने वाली बात, जिस केस में हम एक पीस खरीद के लाए विनोद से और एक पीस सुरजीत को बेच दिए, वहाँ पे तो मेरा क्वांटिटी मैचिंग हो गया, सब कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वो थर्ड पार्टी सेल्स में हम विनोद को बोले कि 4 पीस दे दिया और सुरजीत को, वो क्या किया 3 पीस दिया सुरजीत को, और मेरे को इनवॉइस भेज दिया 4 पीस का, बोला कि हमको 4 पीस दे दीजिए। मतलब हैंडलिंग कर रहा है, तो नंबर कर रहा है। हमको कैसे पता चलेगा कि वो सुरजीत को कितना पीस दिया, हम तो खड़ा नहीं है उसका सामने। इनवॉइस इनवॉइस से तो सर डिलीवरी और इनवॉइस तो देगा वेंडर। नहीं, हाँ हाँ देगा, लेकिन एक्चुअली सुरजीत को मिला कि नहीं मिला उसका क्या करें। वो भी है। वहाँ से हम सर पेपर देख के तो रिसीविंग। मान नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, पेपर देख के हम मान सकते हैं कि ठीक है 4 पीस बोला तो उसको 4 पीस दिया ही होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3 पीस दिया होगा, इनवॉइस बना दिया होगा मेरे पास 4 पीस का, हाँ हो और सकता हम है। 4 पीस का उसको इनवॉइस का पैसा भी दे दिए, तो हैंडलिंग कर दिया बीच में। कस्टमर बोल रहे मेरे को तो 3 पीस मिला है, अब हम कस्टमर को 4 पीस का इनवॉइस बना रहे, तो कस्टमर को हम नहीं देंगे 4 पीस का पैसा, हमको तो 3 पीस मिला है, कस्टमर देगा 4 पीस का पैसा? नहीं देगा। उसको नहीं देगा सर। जितना पीस मिला है उतना का ही देगा। तो वो बोल रहा है कि हमको तो 3 पीस मिला, 3 पीस का पैसा। तो अगर तो मिलन से बात कर रहे तो बोल रहा है कि हम तो 4 पीस दिए हैं, हमको 4 पीस का पैसा चाहिए, जबकि वो झूठ बोल रहा है। तो ये चीज का भी चेकिंग हम लोग यहाँ लगा सकते हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है, यहाँ पे कस्टमर आया और पीओ दिया, ठीक है। कस्टमर क्या किया, एक नंबर में क्या सबसे पहले पीओ पीओ दिया, पीओ पीओ दिया तो सेल्स ऑर्डर बन गया 10 पीस का, हाँ ठीक है। आंधी तूफान चल रहा है क्या आपको, इतना हवा आ रहा है कल तो। कस्टमर आया, पीओ दिया, पीओ के बेसिस में सेल्स ऑर्डर बन गया, ठीक है। अभी माल तो है नहीं मेरे पास, नहीं। हाँ तो सिस्टम ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक परचेज रिक्विजिशन बनाएगा। परचेज रिक्विजिशन का मतलब क्या है कि माल खरीदने का रिक्वेस्ट, जिसको बोला जाता है परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन जो वर्ड है ये एमएम साइट से यूज होता है, जब कोई भी कंपनी में जब माल खरीदा जाता है, जब डिपार्टमेंट को कोई माल का जरूरत होता है, जैसे हम BMW का ही बात करते हैं, तो BMW में बहुत तरीके के लोग काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्ट लोग में है, कोई लॉजिस्टिक में है, कोई सिक्योरिटी का ऑफिस में है, कोई पेड़ पौधा लगा रहे हैं, कोई सिविल का काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है ना एक कंपनी में। हाँ जी सर। तो कोई भी कंपनी में जब कोई भी चीज का कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट में कोई चीज का जब जरूरत होती है, तो डिपार्टमेंट वाला क्या करता है, परचेज रिक्विजिशन रेज करता है, उसको बोलते हैं पीआर। जैसे मेरा जो डिपार्टमेंट है, मान लेते हैं कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, ठीक है। अब हमको कंप्यूटर, हम आईटी में काम करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में मेरे को जरूरत पड़े एक एसी लगाने मेरा रूम पे, हमको चाहिए एसी, मेरा रूम में एसी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मेरे मैनेजर को बोलेंगे कि सर गर्मी लगता है, काम नहीं हो पाता, एसी उसी लगाइए, तो बोलेंगे कि ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो स्टोर डिपार्टमेंट को पूछेगा कि एक्स्ट्रा एसी है क्या, तो बोलेगा कि है, तो बोलेंगे ठीक है ये आईटी डिपार्टमेंट में आके लगा दो,
अगर कहीं साइन है कुछ सिग्नेचर करना है आपको तो चाहिए तो हम कर देंगे, तो स्टोर वाला आके एसी लगा देगा। ठीक है, अगर एसी नहीं है स्टॉक में तो बोलेंगे कि सर नहीं है स्टॉक में एसी, तो बोलेंगे कि ठीक है फिर हम एक पीआर रेज करते हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक पीआर रेज करेगा एसी खरीदने का। तो जैसे पीआर रेज हो जाएगा, ये पीआर कहाँ फ्लो हो जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास, जो लोग परचेज देखता है। फिर वो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा कि देखेगा कि एसी खरीदने का रिक्वेस्ट आया, तो देखेगा कि बजट में पैसा है कि नहीं। हर एक डिपार्टमेंट का एक बजट होता है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट को पैसा दिया जाता है कि आपको ये साल में कितना पैसा दिया जा रहा है आपको सामान खरीदने के लिए। तो देखेगा कि उसका बजट में कितना पैसा है। अगर देखेगा कि बजट में पैसा है तो क्या करेगा, पीओ का रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो जो परचेज रिक्विजिशन था उसके बेसिस में क्या बनाएगा, परचेज ऑर्डर बनाएगा। और जो वेंडर से खरीदना है, जिस दुकान से खरीदना है, उसको पीओ पकड़ा देगा। ये होता है एमएम का साइकिल। अगर कोई सामान खरीदना है तो कैसे खरीदना है, सबसे पहले पीआर बनाया जाता है, फिर पीओ बनाया जाता है। पीओ बनाने के बाद जब मटेरियल आ जाता है तो उसको बोलते हैं जीआरएम, गुड रिसिप्ट। और गुड रिसिप्ट के बाद उसको पेमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं पेमेंट वेरिफिकेशन, या फिर माइरो बोलते हैं। एसएपी का टी कोड है MIRO। तो अगर हम कहीं से माल खरीदते हैं तो पहले पीआर बनाया जाता है, फिर पीओ बनाया जाता है, उसके बाद माइगो या मीगो जो भी बोलिए, गुड रिसिप्ट के लिए ट्रांजेक्शन है। फिर माल रिसीव हो जाता है, उसके बाद वेंडर को पैसा दे दिया जाता है, जिसको बोलते हैं माइरो टी कोड है, और उसको बोलते हैं इनवॉइस पेमेंट बोलते हैं या वेंडर पेमेंट बोलते हैं। क्लियर है क्या क्या होता है? पहले सर पीओ आता है, पीओ से सेल्स ऑर्डर बनता है, सेल्स ऑर्डर से परचेस रिक्वेजेशन बनता है, फिर हम वो सब नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे अभी जो एमएम का जो साइकिल बताया है, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट में प्रोक्योरमेंट का जो साइकिल बताया है, साइकिल क्या क्या बताया है? साइकिल बताया सर, माल आता है तब माल खरीदने का साइकिल क्या है, सबसे पहले क्या बनता है? सर अगर एसी की आवश्यकता है सर तो पहले स्टोर में सर जानकारी लिया जाता है सर, है कि अरे वो सब चीज हम नहीं पूछ रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनता है वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है? सबसे पहले सर मीगो बनता है सर, पहले मीगो कर देता है। नहीं, पहले मीगो कहाँ से होगा, पहले माल आएगा तब तो मीगो करेगा। सबसे पहले क्या होता है, अभी हम क्या बता रहे हैं, सबसे पहले क्या बनता है? सर सबसे पहले परचेस रिक्वेजिशन करेंगे। हाँ, सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन करेंगे, उसके बाद फिर जाके परचेज ऑर्डर, हाँ परचेस ऑर्डर, उसके बाद जीआरएन करेंगे, जीआरएन मतलब माइक्रो करेंगे। हाँ माइक्रो, उसके बाद फिर वेंडर पेमेंट करेंगे, मतलब माइरो करेंगे। तो माल खरीदने का यही प्रोसेस है, पहले पीआर, फिर पीओ, फिर जीआरएन, फिर इनवॉइस, वेंडर पेमेंट या इनवॉइस जो भी हो। याद रहेगा ना? लेकिन नहीं कि आपका दिमाग बहुत तेज है, एकदम स्टोर हो जाता तुरंत। याद रहेगा सर, लिख लिया, लिखने का जरूरत नहीं है। लिख लिया। क्या विनोद जी, आपका दिमाग बहुत तेज है ना, लिखने का जरूरत नहीं है क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर। कैसा है बात? पेन है ना हाथ में? हाथ में पेन, सामने कागज उगज है या हम कॉपी है सर, लिख लिया है? क्या क्या है? पहले सर पीआर है सर, हाँ, उसके बाद सर पीओ है, हाँ, उसके बाद पीआर हुआ, पीओ हुआ,
फिर सर पीएम बता दें सर। फिर पीएम हो गया, उसके बाद हाथी और उसके बाद घोड़ा। क्या क्या हुआ? छोड़ो, तो पूछना ही बेकार है। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी सेल्स में सबसे पहले कस्टमर पीओ देता है दुकानदार को, तो दुकानदार क्या बना देता है, सेल्स ऑर्डर। और सेल्स ऑर्डर बनाने के साथ ही साथ सिस्टम में ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, पीआर बन जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो माल है ही नहीं, मेरा स्टॉक जीरो। ठीक है, तो जैसे पीआर बनता है, पीआर बनने के बाद एमएम में उसका क्या किया जाता है, पीओ बना दिया जाता है। ठीक है, पीआर के बाद पीओ बना दिया जाता है। तो 1 नंबर वाला जो पीओ है और जो 3 नंबर वाला पीओ है, ये दोनों अलग अलग पीओ। 1 नंबर वाला जो पीओ है, ये कस्टमर दिया है, जो बेच रहा है उसको माल खरीदने के लिए, कस्टमर खरीद रहे हैं। जो 3 नंबर वाला पीओ है, ये पीओ किसके लिए है, जो सेलर है वो माल खरीदने के लिए पीओ जनरेट किया है। दोनों पीओ अलग अलग है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्लियर है ना? और एक बार बोलिए तो सर। 1 नंबर में जो गोला लगा के रखा है पीओ, हाथी किया 1 नंबर, ये वाला पीओ कौन किसको दे रहा है, ये वाला पीओ दे रहा है कस्टमर जो माल बेच रहा है उसको। क्यों दे रहा है ये वाला पीओ? क्योंकि उसको माल खरीदना है कस्टमर। जो तीसरा वाला पीओ है, पीओ 10 XYZ करके जो लिखा है, MM लिखा है, ये वाला पीओ कौन किसको दे रहा है, ये वाला पीओ जो सेलर है वो किसको दे रहा है, वेंडर को, वेंडर को दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पीओ अलग अलग पीओ है। पहला वाला पीओ कस्टमर का है, दूसरा वाला पीओ सेलर का है। तो वेंडर के पास पीओ पहुंच गया जिससे माल खरीदना है, तो यहाँ वेंडर को नहीं, यहाँ विनोद। 3 नंबर में कौन है यहाँ पे, विनोद। विनोद के पास पीओ चला गया। ठीक है, अब विनोद क्या किया, विनोद कर दिया गुड्स इशू 4 नंबर में, मतलब वेंडर से कस्टमर के पास वो माल पहुंचा दिया। तो जो सेल्स ऑर्डर वाला आदमी जो था, मतलब कौन, राहुल। राहुल बोला विनोद को, ये पीओ पकड़ो और माल पहुंचा दो कस्टमर के पास। तो 4 नंबर देख रहे हो, गुड्स इशू हो गया, वेंडर से कस्टमर के पास माल पहुंचा। माल पहुंच गया, तो अब विनोद क्या करेगा, पैसा लेगा अपना। तो 5 नंबर देख रहे हो, वो क्या कर रहा है, इनवॉइस बना रहा है 5 नंबर में, वेंडर इनवॉइस। ठीक है, अब विनोद क्या किया, 6 नंबर में आ जाओ, MM इनवॉइस। तो अब विनोद क्या करेगा, इनवॉइस भेज देगा किसको, राहुल को, 7 नंबर। ठीक है, और राहुल क्या करेगा, 8 नंबर में इनवॉइस बना के कस्टमर को दे देगा। समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में ना? राहुल आ समझ में? जी सर, समझ में आया? सर अभी तो उतना अभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे कि थोड़ा अभी बिजी है, इसी के लिए फिर भी देख रहे हैं। पढ़ते पढ़ते क्या चीज का बिजी हो, बंद कर दीजिए पढ़ाई, जो चीज कर रहे हो वही चीज कर। नहीं सर बोलिए। ये कोई रामचरितमानस थोड़ी चल रहा है या बजरंगबली का कुछ कथा चल रहा है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सेल्स में क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में क्या बता रहे हैं? जी सर, क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को देख के क्या समझ में? पहले तो ऑर्डर
क्रिएट हो रहा है, फिर के सेल्स ऑर्डर पे थर्ड पार्टी के लिए ये कर रहे हैं। परचेस ऑर्डर जो एक नंबर परचेस ये कहाँ पे क्रिएट होगा? सर वो तो कस्टमर ये परचेस ऑर्डर देगा ना, हाँ फिर जाके उसका परचेस ऑर्डर क्रिएट होगा, फिर जाके वो परचेस ऑर्डर के बाद वो सेलर सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगा। चलो बिजी है कहीं, उसके बाद नीचे जाओ। तो समझ में आ गया ना क्या फ्लो है? हाँ सर। ठीक है, नीचे जाओ। यहाँ पे बता रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ थर्ड पार्टी ऑर्डर इज कंट्रोल्ड बाय मेटेरियल टाइप। ठीक है, मेटेरियल टाइप अलग रहता है उसका। मेटेरियल टाइप डिफाइन वेदर अ मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड ओनली इंटरनली कैन बी ऑर्डर्ड ओनली फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर फ्रॉम बोथ पॉसिबिलिटीज। मेटेरियल कैन बी प्रोड्यूस्ड और ओनली कैन बी ऑर्डर फ्रॉम थर्ड पार्टी। तो जो मेटेरियल टाइप होता है वो डिक्लेयर करता है कि ये जो मेटेरियल है ये हमेशा मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर इसको कभी हम किसी दुकानदार से खरीद के भी कस्टमर को बेच सकते हैं। तो दोनों चीज़ का पॉसिबिलिटी रहता है कि नहीं। तो एग्जांपल जैसे ट्रेडिंग गुड्स का मेटेरियल टाइप होता है हवा, HAW। तो ट्रेडिंग गुड्स कैन बी ऑर्डर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर। Third party items can be created automatically by the system or standard item can be changed manually by the end user by changing item category during sales order processing। तो ट्रेडिंग गुड्स में बेसिकली ऐसा होता है जहाँ पे हम माल खरीद के सामने वाले को बेच देते हैं। ट्रेडिंग वर्ड का मतलब ही ऐसा होता है, जैसे जो पान दुकान होता है, पान दुकान वाला क्या करता है, अपना दुकान में जो भी सामान रखता है वो बेसिकली ट्रेडिंग करता है। होलसेल में माल खरीद के और रिटेल में बेचता है। सब्जी वाला सब भी तो वही करे। हाँ, सब्जी वाला भी वैसे ही है, सामान खरीद के सामने वाले को बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन काम किसका है? मेटेरियल में आइटम कैटेगरी ग्रुप का, जो बेसिकली हम लोग NORM करके बनाते हैं। यहाँ पे यूज होता है BANS होता है थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी सेल्स का आइटम कैटेगरी क्या होता है? TAS। तो if the ship to party address changed in the sales order, that changes passed on to the purchase requisition and purchase order that are already created. We can see the ship to party address in purchase order in the attributes of the item category। ये सब नोट है उसका, ठीक है। When we save the sales order that contains third party item, then the system automatically creates a purchase requisition in purchasing। In BA02 हम लोग उसको देख सकते हैं शेड्यूल 9 टैब में जाकर। ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ परचेज रिक्वेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द वेंडर। तो जैसे परचेज रिक्वेशन बनता है सिस्टम ऑटोमेटिक उसमें वेंडर भी डाल देता है कि कहाँ से माल खरीदना है। परचेज ऑर्डर क्रिएटेड फ्रॉम परचेज रिक्वेशन यूजुअली, परचेज ऑर्डर हमेशा परचेज रिक्वेशन से बनता है। ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉपीज द डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग सेल्स ऑर्डर। नंबर ऑफ द परचेज ऑर्डर अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट फ्लो ऑफ द सेल्स ऑर्डर। तो जब हम लोग डॉक्यूमेंट फ्लो करेंगे वहाँ हमको परचेज ऑर्डर भी दिखाएगा। ठीक है, अब नीचे जाओ। All changes made in the purchase order automatically affects in the sales order। सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस में परचेज ऑर्डर बनेगा, बट अगर परचेज ऑर्डर में अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट सेल्स ऑर्डर में भी आ जाएगा। जैसे 10 पीस का सेल्स ऑर्डर बनाए थे तो परचेज रिक्वेजिशन बन गया 10 पीस का। बाद में क्या किया कि परचेज रिक्वेजिशन में किसी ने क्वांटिटी चेंज कर दिया 15 पीस, तो जैसे ही वहाँ चेंज करेगा तो सेल्स ऑर्डर में भी वो चेंज हो जाएगा 15 पीस। ठीक है, बट द चेंजेस दैट वी मेड इन द सेल्स ऑर्डर विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द परचेज ऑर्डर। बट अगर हम कोई चेंजेस सेल्स ऑर्डर में करते हैं, सेल्स ऑर्डर में 10 पीस को 15 पीस कर देंगे तो परचेज ऑर्डर में वो 15 पीस नहीं बनेगा, वो 10 पीस रहेगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िग स्टेप में क्या करना है? पहले कस्टमर मास्टर बनाना है अकाउंट ग्रुप 001 के साथ सोल्ड टू पार्टी एरिया लेके, फिर एक मेटेरियल बनाना है MM01 करके जिसमें मेटेरियल टाइप ट्रेडिंग गुड डालना है, देन उसका आइटम कैटेगरी में BANS डालना है, परचेसिंग ग्रुप में 000 डालना है परचेसिंग व्यू में। उसके बाद फिर एक वेंडर बनाना है XK1 करके, उसका कंपनी कोड परचेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट ग्रुप सब डालना है। ठीक है,
फिर वहाँ नेक्स्ट स्क्रीन में जाके रिकॉन अकाउंट, ये करेंसी, ये सब डालना है। उसके बाद फिर गो टू में जाना है, VA01 में, देन सेल्स ऑर्डर बनाना है। सेल्स ऑर्डर में जाके मैनुअली आइटम कैटेगरी को TAS कर देना है, 10 से हटा के, एंड ऑर्डर को सेव कर देना है। ऑर्डर सेव करने से VA03 में शेड्यूल लाइन में जाने से वहाँ हमको परचेज रिक्वेजिशन देखने को मिल जाएगा। देन परचेज रिक्वेजिशन को लेके हम लोग ME21 में जाएंगे और वहाँ जाके परचेज ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे परचेज ग्रुप ये सब डालेंगे। परचेज रिक्वेजिशन के बाद परचेज ऑर्डर बन जाएगा। उसके बाद फिर नेट प्राइस वगैरह वो सब डाल देंगे, गुड रिसिप्ट को अनचेक कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे जा फिर सेव कर देंगे डॉक्यूमेंट को, तो PO बन जाएगा। उसके बाद फिर मायरो करेंगे इनवॉइस वेरिफिकेशन करने के लिए, जहाँ पे PO का नंबर डालेंगे रेफरेंस में, एंड देन उसको सेव करेंगे तो वेंडर को पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ VF01 करेंगे, सेल्स ऑर्डर का नंबर डाल के, और यहाँ इनवॉइस बना देंगे। फिर VA02 में जाके डॉक्यूमेंट फ्लो देखेंगे तो हमको सारा कुछ दिखा देगा। स्क्रॉल डाउन करो, हो गया, हो जाएगा ये। हाँ हो जाएगा ना विनोद जी? हाँ सर। ऐसे सुजय बताते रहेगा, सुरजीत बताते रहेगा, और आप ओके 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 करते रहेंगे सर। नहीं सर, प्रोसेस से जाएंगे, प्रोसेस से जाएंगे सर, प्रोसेस से जाएंगे सर। उसको नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो जरूर सर, फर्स्ट सेकंड जरूर पूछेंगे, जैसा कि आप तो बताइए यार। ठीक है।